क्या आपने कभी किसी छात्र आंदोलन को अपनी आंखों के सामने भीड़ तंत्र में बदलते देखा है? मैंने देखा है। 20 जुलाई 2026 मैं दिल्ली में सीजेपी के संसद चलो मार्च को कवर करने पहुंचा था। एक जंजी पत्रकार के रूप में ये मेरे लिए भी इस तरह के आंदोलन को कवर करने का पहला अनुभव था और मुद्दा भी हम युवाओं का था, तो गंभीरता और दिलचस्पी दोनों थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर दावा था कि लाखों छात्र संसद की ओर बढ़ेंगे, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठेंगे और युवाओं की आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी। लेकिन उस दिन मेरी आंखों के सामने जो हुआ उसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने देखा कि कैसे छात्रों के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे अपना चरित्र बदलने लगा। मैंने देखा कि कैसे नारों की जगह टकराव ने ले ली, कैसे बैरिकेड टूटे, कैसे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक भिड़ंत हुई और कैसे पूरा उद्देश्य कहीं पीछे छूटता चला गया। जो मैंने देखा वही आपको बताऊंगा, ना सोशल मीडिया की कहानी, ना किसी प्रेस रिलीज का दावा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर वास्तव में हुआ क्या। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। मेरे घर से जंतर मंतर की दूरी सामान्य दिनों में करीब 30 मिनट की है, लेकिन 20 जुलाई की सुबह दिल्ली सामान्य नहीं थी। कई मेट्रो स्टेशन बंद थे, जगह जगह बैरिकेड्स लगे थे, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती थी और इसी वजह से आधे घंटे का रास्ता मुझे लगभग 2 घंटे में तय करना पड़ा। करीब 11:15 बजे मैं आखिरकार जंतर मंतर पहुंचा। पहली नज़र में सब कुछ वैसा ही लगा जैसे किसी बड़े प्रदर्शन में होता है। नारे, झंडे, भीड़, कैमरे। लेकिन एक पत्रकार की पहले जिम्मेदारी सिर्फ भीड़ देखना नहीं होती, भीड़ को पढ़ना भी होता है। और जैसे जैसे मैं लोगों के बीच गया वैसे तस्वीर बदलने लगी। मैंने देखा भीड़ में छात्र तो थे, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं दिख रही थी जितनी सोशल मीडिया के दावों से उम्मीद बन चुकी थी। इसके उलट नीले झंडे, नीले गमछे और भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता अधिक दिखाई दे रहे थे। यही मेरे मन में सबसे पहला सवाल उठा, क्या यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन है या अब इसकी कमान दूसरे राजनीतिक और वैचारिक समूहों के हाथों में जा चुकी थी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी में थी। हर रास्ते पर बैरिकेड्स, लगातार अनाउंसमेंट्स, उग्र होती भीड़ को समझाने की कोशिश। और शुरुआती घंटों में मैंने पुलिस को बेहद संयम के साथ स्थिति संभालते भी देखा। साफ लग रहा था प्रशासन किसी भी टकराव से बचना चाहता है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी जिसने मुझे चौंका दिया। मेरी नज़र सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर गई। वह मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों को आगे लगाया है, इसलिए बैरिकेड के सामने हमारी महिलाएं खड़ी हों। सच कहूं, यहीं से मेरे मन में खतरे की घंटी बज गई। पहली नज़र में यह किसी सामान्य रणनीति जैसा लग सकता है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि यह चंद मिनटों के अंदर ही आंदोलन का स्वर बदलने वाला है। दीपके के उस बयान के बाद भीड़ के नारे और तेज हो गए। भीड़ उग्रता के चरम पर जाने लगी। लोग बैरिकेड्स के करीब आने लगे। भीड़ का तेवर बदलने लगा और मुझे लगने लगा कि अब अगला दृश्य सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, टकराव का हो सकता है। लेकिन जो आगे हुआ वह मेरी सोच, मेरी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा तेज था। मैंने देखा दिल्ली पुलिस हाथ जोड़कर आंदोलन के नेताओं से भीड़ को शांत करने की अपील करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मेरी आंखों के सामने पहला बैरिकेड गिर जाता है। अब तक पूरा जंतर मंतर बैरिकेड्स के सामने सिमट चुका था। एक तरफ प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस। लाउड स्पीकर पर लगातार एक ही घोषणा दोहराई जा रही थी, पूरे क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 लागू है। कृपया आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, कानून व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस बार बार समझा रही थी, लेकिन भीड़ अब सुनने के मूड में नहीं दिख रही थी। तभी मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मुझे कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। एक पुलिसकर्मी पास खड़ी पुलिस वैन की छत पर चढ़ा। उसने हाथ जोड़कर पहले अभिजीत दीपके की ओर देखा और फिर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की ओर, और उनसे अपील की, अपने समर्थकों को शांत कीजिए, हालात बिगड़ रहे हैं।
उस समय आंदोलन का लगभग पूरा शीर्ष नेतृत्व उसी पुलिस वैन पर मौजूद था। मेरी नज़र वहां एक और चेहरे पर पड़ी, सोनम वांगचुक की पत्नी। जी हाँ, वह भी वहीं खड़ी थी। नीचे भीड़ लगातार उग्र हो रही थी, ऊपर नेतृत्व मौजूद था और पुलिस अब भी संवाद के जरिए स्थिति संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यह कोशिश ज़्यादा देर नहीं चली। पुलिसकर्मी अभी वैन से नीचे उतरा भी नहीं था कि अचानक भीड़ का एक हिस्सा बैरिकेड्स की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ सेकंड, बस कुछ ही सेकंड, और पहला बैरिकेड जमीन पर था। धक्का मुक्की शुरू हो चुकी थी, नारे अब और तेज हो चुके थे, हिंसा बढ़ने की कगार पे थी, भीड़ अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उस पल मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या आंदोलन का नेतृत्व अपने समर्थकों पर नियंत्रण खो चुका था, या जो कुछ हो रहा था क्या वही इस आंदोलन की अगली कड़ी थी? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा वह यही था कि पहला बैरिकेड गिरने के बाद हालात बहुत तेज़ी से बदलने लगे। अगर उसी समय दिल्ली पुलिस और आरएफ ने तत्काल मोर्चा नहीं संभाला होता तो हालात शायद और बिगड़ सकते थे। आरएफ ने तेजी से आगे बढ़कर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला। पुलिस ने दोबारा बैरिकेडिंग की और कुछ देर के लिए स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत भर थी, क्योंकि जंतर मंतर के भीतर जो शुरू हुआ था वह कुछ देर बाद दिल्ली की सड़कों पर फैलने वाला था। और यहीं से मेरे लिए यह सिर्फ एक छात्र आंदोलन की रिपोर्टिंग नहीं रही, बल्कि एक बदलती हुई भीड़ के मनोविज्ञान को समझने की कहानी बन गई। लिहाजा पुलिस बल के धकेलने के बाद मैं भी भीड़ के साथ जंतर मंतर के उस हिस्से से बाहर निकला, और बाहर जो मैंने देखा उसने मुझे यह एहसास दिला दिया कि अब यह आंदोलन अपने घोषित उद्देश्य से बहुत दूर जा चुका है। पहले बैरिकेड गिर चुका था और अब आंदोलन का नरेटिव। आरएफ ने हालात संभाल लिए थे, लेकिन मुझे महसूस हो चुका था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं भीड़ के साथ जंतर मंतर से बाहर निकल आया। बाहर गोल चक्कर की तरफ से लगातार शोर आ रहा था, लिहाजा मैं भी उसी दिशा में आगे बढ़ा। और यही मैंने एक ऐसा दृश्य अपनी आंखों से देखा जो शायद हर भीड़ की सबसे बड़ी सच्चाई है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। जी हाँ, कुछ देर पहले तक जो लोग खुद को छात्र आंदोलन का हिस्सा बता रहे थे, या कहें उनमें से कुछ लोग जो मेरे बगल में ही खड़े हुए थे, अब उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। दोपहर के करीब 3 बज चुके थे, तभी भीड़ में से एक नारा गूंजा, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। मेरे लिए यह नारा हिंसा का पिन ब्रेक था, क्योंकि इस नारे के साथ मात्र कुछ ही सेकंड में भीड़ का एक हिस्सा सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन की तरफ दौड़ पड़ा। कोई वैन पर लगे लोहे के जाल को उखाड़ने लगा, कोई पत्थरों से शीशों को तोड़ने की नाकाम कोशिश करता रहा। सच कहूँ, मेरे लिए यह वह पल था जब मैं इस पूरे घटनाक्रम को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहूँगा, क्योंकि यहीं से मुझे साफ महसूस हुआ कि यह आंदोलन अपने घोषित उद्देश्य से पूरी तरह से भटक चुका है। अब चर्चा नीट पेपर लीक की नहीं थी, अब सवाल शिक्षा व्यवस्था का नहीं था, अब सवाल आगे सिर्फ टकराव का था। चारों तरफ नारे गूंज रहे थे, पुलिस स्थिति संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ लगातार आगे बढ़ रही थी, उग्र होती जा रही थी। हालात इस तरीके से बिगड़ रहे थे कि पुलिस को संख्या नियंत्रण करने के लिए, भीड़ नियंत्रण करने के लिए बल का प्रयोग तक करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज भी हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात मैंने बहुत ध्यान से देखी, जो लोग भीड़ को सबसे ज़्यादा उकसा रहे थे, जो सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी में आगे थे, वे अचानक भीड़ में ऐसे गायब हो जाते मानो विशाल फुटबॉल के मैदान में कहीं एक छोटी सी सुई। करीब 2.5 घंटे तक मैं अलग अलग जगह पर यही सब देखता रहा। जब मैं वापस अपनी टीम के पास पहुंचा तो माहौल पहले से कहीं ज़्यादा तनावपूर्ण था। एक तरफ अभिजीत दीपके और चंद्रशेखर आज़ाद लगातार संसद की ओर बढ़ने और बैरिकेड हटाने की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस बार बार प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल रही थी। लेकिन भीड़ फिर लौट आती, फिर वही नारे, फिर वही धक्का मुक्की और फिर वही टकराव। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घटनाक्रम एक ही कालचक्र में बार बार घूम रहा हो। इसी बीच मैंने एक और दृश्य देखा,
जिसने मुझे सबसे ज़्यादा विचलित किया। पिछले कई दिनों से यही लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि मीडिया इन्हें उतनी लाइमलाइट नहीं दे रही जितनी अपेक्षित है, मेन स्ट्रीम मीडिया इनको कवर नहीं कर रही। लेकिन जब मीडिया वहाँ मौजूद थी, जब वहाँ पत्रकार मौजूद थे और छात्रों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे थे, उसी दौरान कुछ लोग पत्रकारों पर पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर देते हैं। लिहाजा कई पत्रकारों के सर में चोट आई, उनको जूते से मारा गया। मैं फिर यहाँ पे वही बात दोहराना चाहूँगा कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। मारने वालों ने अपने चेहरे को मास्क और गमछों से ढक लिया। उनके इरादे पूरी तरह साफ दिखाई दे रहे थे, भले ही उनके चेहरे ना दिखाई दे रहे हों। जिस मीडिया से कवरेज की मांग की जा रही थी, उसी मीडिया को अब निशाना बनाया जा रहा था। हालात फिर बिगड़ने लगे। हालात इस कदर बिगड़े कि आरएएफ की एक टुकड़ी को वहां पर आना पड़ा। उन्होंने एक मोर्चा संभाला, भीड़ को फिर से पीछे धकेला और कुछ देर के लिए स्थिति सामान्य हुई। लेकिन यह शांति भी ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि शाम अभी बाकी थी और जनपथ मेट्रो के बाहर इस पूरे दिन का सबसे हिंसक दृश्य अभी सामने आना बाकी था। शाम के करीब 6 बज चुके थे। तब तक जो छात्र सचमुच या उम्मीद लेकर आए थे कि आज शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य पर कोई गंभीर चर्चा होगी, वे अब धीरे धीरे वापस अपने घर को लौटने लगे थे। शायद उन्हें भी अब समझ आ चुका था कि इस आंदोलन की दिशा उनके हाथों में नहीं रही। यह आंदोलन पूरे तरीके से अपने मूल मुद्दों से भटक चुका है। जिस मंच पर शिक्षा की बात होनी थी, वहां अब अराजकता हावी हो चुकी थी। हमने भी अपना कैमरा समेटा और जनपद की तरफ निकल पड़े। सुरक्षा कारणों से मेट्रो अभी भी बंद थी। सुबह से इंटरनेट ठप था ही, लिहाजा न हमें कोई कैब मिल रही थी, न रैपिडो, न ही उबर, न कोई इस तरह की अन्य सुविधा। हम भी जनपद मेट्रो के बाहर एक ऑटो का इंतजार करने लगे। सच कहूँ, मुझे लगा अब दिन खत्म हो चुका है, लेकिन असल कहानी अभी बाकी थी। इतने में ही मेरी नज़र सामने वाली लेन पर पड़ती है। एक तरफ दिल्ली पुलिस थी, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी। पहली नज़र में सब सामान्य लग रहा था। कई लोग हमारी तरह बस घर लौटना चाहते थे, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ने लगी और फिर मैंने वही पैटर्न दोबारा देखा जो कुछ घंटे पहले जंतर मंतर में देखा था। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, वैसे वैसे चेहरे गायब होने लगे। किसी ने चेहरे पर रुमाल बांधा, किसी ने मास्क पहना, तो किसी ने गमछे से चेहरा ढक लिया। और उसी पल मुझे महसूस हो गया कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर देखते ही देखते पूरा दृश्य बदल गया। भीड़ सीधे सीधे पुलिस बल पर टूट पड़ी। उस समय वहां आरएएफ मौजूद नहीं थी। इसका फ़ायदा उठाकर उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। दोनों तरफ अफरा तफरी मच गई, पत्थर चलने लगे। मैंने अपनी आंखों से एक पुलिसकर्मी को गिरते देखा, फिर उसे घेर कर उसके साथ मारपीट होते तक देखी। लात, घूंसे, धक्का मुक्की, सब कुछ मेरे सामने हो रहा था। उस पल मैं एक रिपोर्टर कम और एक प्रत्यक्षदर्शी ज़्यादा था। पाँच जन के हमारे इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है। कैमरे में कैद हुआ कैसे पुलिस के एक एस्कॉर्ट वाहन में तोड़फोड़ की गई, कैसे पुलिस वैन को नुकसान पहुंचाया गया और कैसे कट्टरपंथी अराजक तत्वों द्वारा उसे पलटने की भी कोशिश हुई। कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगा मानो दिल्ली की सड़क पर कानून व्यवस्था की कमान अब पूरे तरीके से उग्र भीड़ के हाथों में चली गई हो। तभी आरएएफ की टुकड़ी पहुंची। उन्होंने बिना समय गंवाए मोर्चा संभाला। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को पीछे ढकेला गया, इलाके को खाली कराया गया और धीरे धीरे स्थिति फिर नियंत्रण में आने लगी। अगर उस समय आरएएफ समय पर नहीं पहुंचती तो शायद हालात और गंभीर हो सकते थे। काफ़ी देर बाद हमें भी एक ऑटो मिल गया। हम मंडी हाउस की तरफ निकल पड़े, लेकिन पूरे रास्ते मेरे मन में सिर्फ एक सवाल घूमता रहा, क्या यह वही छात्र आंदोलन था जिसे देश के युवाओं के भविष्य की लड़ाई बताया गया था?
भारत में विरोध का अधिकार है, असहमति का अधिकार है, आंदोलन का भी अधिकार है, लेकिन जब शिक्षा के सवाल हिंसा के शोर में दब जाएं, जब छात्र आंदोलन भीड़ तंत्र में बदल जाए, जब संवाद की जगह पत्थर बोलने लगें, तब हार किसी सरकार की नहीं होती, हार लोकतंत्र की होती है, हार देश की होती है। और यहीं से मेरे मन में 3 सवाल पैदा हुए, ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद केवल सीजेपी के नेतृत्व अभिजीत दीपके और चंद्रशेखर आज़ाद ही दे सकते हैं। पहला सवाल, जो लोग हर घटना के बाद सरकारों से जवाबदेही मांगते हैं, क्या आज वे स्वयं इस पूरे घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब किसी आंदोलन का आह्वान किया जाता है तो उसकी सफलता का श्रेय ही नहीं, उसकी विफलता और उसके दौरान हुई अराजकता की जिम्मेदारी भी नेतृत्व की ही होती है। दूसरा सवाल, जिस आंदोलन को नीट, पेपर लीक, भर्ती घोटालों और छात्रों के भविष्य की लड़ाई बताया गया था, वह कुछ ही घंटों में बैरिकेड तोड़ने, पुलिस से हिंसक टकराव और पथराव तक कैसे पहुंच गया? क्या नेतृत्व अपने समर्थकों पर नियंत्रण खो बैठा था, या फिर आंदोलन की दिशा शुरू से ही कुछ और थी? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने दिल्ली आए थे, क्या शाम तक उनकी आवाज़ बची रही? क्योंकि जब किसी छात्र आंदोलन में शिक्षा सबसे पीछे छूट जाए तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ छात्रों का नहीं, पूरे समाज का होता है। दिन खत्म हो गया, भीड़ चली गई, सड़कें फिर से सामान्य हो जाएंगी, टूटे बैरिकेड्स बदल दिए जाएंगे, क्षतिग्रस्त वाहन भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक लोकतंत्र के तौर पर हमें अपने आप से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या भारत के छात्र आंदोलनों की पहचान विचार से होगी या हिंसा से? क्या हम अपने मतभेद संवाद से सुलझाएंगे या सड़क पर टकराव से? क्या किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी भीड़ होती है या उसके मुद्दे? अंत में मैं फिर वही लौटना चाहता हूं जहां से मैंने इस रिपोर्ट की शुरुआत की थी। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर का यह विचार, जिसका उल्लेख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने वर्ष 2015 में गोवा के अपने संबोधन में किया था, अगर मेरी शिक्षा देश के भले के लिए सुगंध नहीं फैला सकती तो मेरी शिक्षा पूर्णतः व्यर्थ है। शायद आज इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए इससे अधिक प्रासंगिक बात कोई नहीं हो सकती। मैंने जो देखा वही आपके सामने रखा। अब तथ्य आपके सामने है, निर्णय आपका है, फैसला आपको करना है। क्या आपको यह आंदोलन जिस मुद्दे पर शुरू हुआ था उसी मुद्दे पर लगा या पूरी तरीके से डिरेल्ड लगा? जो भी हो, आप कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे थे पांचजन्य।